वहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच अमेरिका ने समुद्र में साझा युद्धाभ्यास किया। अमेरिका कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन वो ये भी बता चुका है कि अगर नेटो में शामिल किसी देश पर आंच आई तो वो चुप नहीं बैठेगा। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में उसका साझा युद्धाभ्यास रूस को यही बताने के लिए किया गया। ये युद्धाभ्यास अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर किया, जिसमें शामिल कई लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक आसमान में उड़ान भरी और अपनी गरज से अपने इरादे रूस को बता दिए। इस साझा अभ्यास में शामिल लड़ाकू विमानों ने अमेरिका, फ्रांस और इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमन तो पिछले साल दिसंबर महीने में भूमध्य सागर में दाखिल हुआ था, जिसमें 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सवार थे। भूमध्य सागर में हुए संघर्ष के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर कई बार अमेरिका के काम आया। कहा जा रहा है कि जंग के कुछ दिन पहले ही इस समंदर के ऊपर अमेरिकी और रूसी लड़ाकू विमानों का आमना सामना हुआ था। रूस के साथ एक महीने से जारी जंग के बीच यूक्रेन में बंदूकों की बिक्री में भारी उछाल आया। वहां रूस की सेना से लड़ने के लिए लोग बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर वहां के लवीव शहर से आई, जहां हथियारों की एक दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। लोग वहां से राइफल और बड़ी संख्या में गोलियां खरीदते नजर आए। कई लोग तो हथियार खरीदने से पहले अपने निशाने को परखते भी दिखाई दिए, और इसके लिए उन्हें दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दुकान के एक दूसरे हिस्से में बनी शूटिंग रेंज में ही वो गोलियां दागते नजर आए। वहां दुकान में एक जगह रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक तस्वीर लगी दिखी। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाराज लोगों ने पुतिन को ही टारगेट बनाकर दुकान में लगा दिया। दुकान के मालिक के मुताबिक वहां आने वाले ज्यादातर लोगों ने रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए हथियार खरीदे। वहीं यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अब नाव के जरिए भी लोगों का पलायन शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जो अपना देश छोड़कर रोमानिया पहुंचे, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी नाव का सहारा लिया और इसी नाव से वो नदी पार कर रोमानिया गए। यूक्रेन से निकलने के बाद ये सभी लोग अपने वतन का झंडा भी लिए नजर आए। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे और पालतू कुत्ते भी थे। रोमानिया पहुंचने के बाद भी वो यूक्रेन के मौजूदा हालात से काफी दहशत में दिखे। Там у нас ситуация уже более спокойнее. Очень плохо Мелитополь. Мариуполь, Мелитополь, а у нас немножко поспокойнее. Спасибо. यूक्रेन में बरसते बम और बारूद के बीच पलायन को मजबूर हुए ये लोग ओडेसा और उसके आसपास के इलाके के थे। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के घातक हेलीकॉप्टर K-52 की एक टुकड़ी को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ बढ़ रही इस टुकड़ी में 4 हेलीकॉप्टर मौजूद थे, जो रात के अंधेरे में यूक्रेन पर कहर बरपाने के इरादे से आगे बढ़ते दिखे। लेकिन वहां मुस्तैद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। उनमें एक मिसाइल सीधे आकर सबसे आगे चलते हेलीकॉप्टर पर लगी और वो आसमान में ही आग के गोले में बदल गया। इसके बाद तो वो पूरा का पूरा इलाका धमाकों और फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हेलीकॉप्टर भी निशाने पर आते ही जलकर राख हो गया। चौथा हेलीकॉप्टर इससे बचकर आगे निकलता दिखा, लेकिन आखिर में उसे भी यूक्रेन की मिसाइल का शिकार होना पड़ा। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की सेना का दावा है कि जिस मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन पर मार कर सकती है। हजारों किलोमीटर का यही मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का सफर। उत्तर कोरिया की एक ऐसी ताकतवर मिसाइल जिसकी जद में अमेरिका भी आ सकता है। जापान का दावा है कि इस मिसाइल ने 1100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी, और बताया यह भी जा रहा है कि यह मिसाइल आसमान में 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में रहने के बाद यह मिसाइल जापान सागर में गिर गई। हालांकि मिसाइल का यह टेस्ट कामयाब रहा या नाकाम हुआ यह साफ नहीं है। दक्षिण कोरिया ने इस मिसाइल के टेस्ट के नाकाम होने का दावा किया। पोलैंड के शरणार्थी शिविरों में रह रहे यूक्रेन के लोगों पर अब मानव तस्करी करने वाले गिरोह खतरा बनकर मंडराने लगे हैं। बताया गया कि ऐसे कई गिरोह वहां यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर बने शिविरों के आसपास देखे गए, जिनकी नजर वहां कई शहरों में बनाए गए शिविरों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं पर बनी हुई है। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग से जान बचाकर लोग बड़ी संख्या में पोलैंड पहुंच रहे हैं, जिनमें सैकड़ों शरणार्थियों को वहां मेदेका शहर में बने कैंपों में भी रखा गया है। और ऐसे ही कैंपों में रह रहे लोगों पर मानव तस्करी करने वाले गिरोहों की नजर गड़ गई। बताया गया कि गिरोह में शामिल लोग लड़कियों और महिलाओं को पोलैंड में रहने की अच्छी जगह दिलाने का लालच दे रहे हैं।
ताकि युद्ध में अपना सब कुछ गंवा चुके लोग उनके जाल में फंस जाएं। हालांकि मेदेका शहर के प्रशासन ने दावा किया कि कैंपों के आसपास जाल बिछा चुके ऐसे गिरोहों पर उनकी पूरी नजर है, लेकिन शरणार्थियों की भारी संख्या उनके लिए परेशानी बन रही है, क्योंकि रूसी हमले की शुरुआत से अब तक करीब 36 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पोलैंड में शरण ली और उनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जबकि एक महीने से रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन में लोग खाने और पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। सबसे खराब हालात वहां के मारियोपोल शहर में है, जिसे रूस की सेना ने जंग शुरू होने के बाद से ही घेरा हुआ है। मारियोपोल से बचकर निकली एक 27 साल की लड़की ने दावा किया कि उसकी आंखों के सामने ही प्यास की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। यही नहीं, विक्टोरिया नाम की उस लड़की ने बताया कि वहां लोगों के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि रूस की सेना ने शहर में पानी, खाना, दवाई, बिजली और गैस की सप्लाई को रोक दिया है। विक्टोरिया के मुताबिक जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे लोग अब भूख से मरने की कगार पर हैं। असल में मारियोपोल ही यूक्रेन का वो शहर है जिसने रूस के हमलों की सबसे ज्यादा मार झेली। वहां के डिप्टी मेयर के मुताबिक रूसी हमले ने मारियोपोल शहर के 90% हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन में जंग के बीच फंसे कई युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रूसी सेना के यूक्रेन पर हुए हमलों के बाद से ये खिलाड़ी अपने ही देश में दुश्मनों से घिर गए थे, लेकिन अब ये सभी खिलाड़ी अपने पड़ोसी देश हंगरी पहुंच गए, जहां इन 35 खिलाड़ियों के अलावा कई और शरणार्थी भी नजर आए। बाद में इन सभी को वहां से एक कैंप में ले जाया गया। इस कैंप में उनके लिए खाने पीने का सारा इंतजाम मौजूद था। ऐसे में इन लोगों ने वहां लाइन में लगकर खाने के पैकेट लिए, फिर ये सभी साथ बैठकर खाना खाते दिखे। A group of 35 players from the youth teams of Shakhtar Donetsk arrived today in Zaony and they फिर करीब 7 घंटे बाद रात में उनका ये सफर दोबारा शुरू हुआ और इस बार उनकी मंजिल थी क्रोएशिया। अपनी इसी यात्रा को पूरा करने के लिए वो सभी एक बस में बैठे नजर आए। बताया गया कि वो क्रोएशिया में कुछ फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सकते हैं। मारियोपोल की सरकारी एजेंसियों ने रूस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा यह किया गया कि रूस मारियोपोल के लोगों को जानबूझकर निशाना बना रहा है और उन्हें जबरदस्ती कैंपों में भेजा जा रहा है, जहां लोगों की जान तक को खतरा है। दावा यह है कि मारियोपोल से सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर रूस की फौज देश से बाहर ले जा रही है। मतलब उन्हें यूक्रेन से निकालकर रूस ले जाया जा रहा है, उन्हें कैंपों में रखा जा रहा है, जहां उनकी जान को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। मारियोपोल अज़ोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे कई दिनों से रूस की सेना ने घेरा हुआ है। शहर के अंदर यूक्रेन और रूस की फौज के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। बमबारी और मिसाइल हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि अब रूस वहां के लोगों को जबरदस्ती बसों में भरकर कैंपों में ले जा रहा है। ये ऐसे कैंप हैं जहां लोगों की अच्छी तरह तलाशी लेकर पहले उनका सारा सामान ले लिया जाता है। लेकिन रूस की एजेंसियों का कहना है कि जिन लोगों को मारियोपोल से निकालकर रूस की सेना कैंपों में ले जा रही है, वो रूस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि मारियोपोल में तेज हो रही जंग से लोगों की जान पर बड़ा खतरा है। हालांकि यूक्रेन इन दावों से सहमत नहीं है, बल्कि उसका आरोप यह है कि रूस की फौज मारियोपोल से निकाले गए लोगों के साथ कैदियों जैसा सलूक कर रही है। जंग के दौरान जिन लोगों को बंधक बनाया जाता है उन्हें युद्धबंदी कहा जाता है। यूक्रेन कह रहा है कि जिस तरह के कैंप रूस ने बनाए हैं वो युद्धबंदियों को रखने के लिए ही बनाए गए। कोई सही आंकड़ा अब तक किसी एजेंसी ने जारी नहीं किया है, लेकिन मारियोपोल के मेयर के मुताबिक अब तक 400 लोगों को ऐसे कैंपों में भेजा गया। मेयर ने रूस के इस कदम की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए बंदियों से की। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने कुछ इसी तरह से हजारों लोगों को कैंपों में रखा था और उन पर जुल्म किए थे। यूक्रेन का आरोप यह भी है कि जबरदस्ती किसी एक देश के लोगों को दूसरे देश में लेकर जाना बड़ा अपराध है। जंग के बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि यह अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में ज़ापोरिज़िया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। सनसनीखेज दावा हुआ है। दावा यह है कि पुतिन रूस में शिकार पर निकले हैं, उन लोगों के शिकार पर जिन पर वो यूक्रेन में मिल रहे तगड़े झटकों का ठीकरा फोड़ सके, जिन पर वो गद्दारी का इल्जाम लगाकर सूली पर चढ़ा सके। दावा है कि पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा कि यूक्रेन जैसा देश, जिसकी सेना रूस की विशाल और आधुनिक सेना के आगे कहीं नहीं ठहरती, वो कैसे उसे धूल चटा रही।
कैसे अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस को रूस की फौज के अगले कदम की, उसके टॉप सीक्रेट रणनीति की भनक पहले से ही लग जाती है। कहा जा रहा है कि पुतिन को शक है कि उनके करीबी अधिकारियों की मंडली में ही कुछ ऐसे विभीषण हैं जो रूस को यूक्रेन में हराने में जुटे हैं। दावा है कि इसी वजह से पुतिन अपने ही अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने पर तुले हैं। उनका गुस्सा अपने वफादारों की टोली पर ही फूट पड़ा है। कहा जा रहा है कि पुतिन की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर उनका ही एक खासम खास है, और वो खासम खास है सिर्गेई शोइगु, रूस के रक्षा मंत्री। रूस के सरकार विरोधी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि सिर्गेई शोइगु 12 दिनों से गायब है, किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो कहां है किसी को नहीं पता। जबकि यूक्रेन पर जंग छिड़ने के पहले ही दिन से सिर्गेई शोइगु बार बार मीडिया में नजर आ रहे थे। दावा है कि मामले को दबाने के लिए टीवी पर उनके जो वीडियो चलाए जा रहे हैं वो पुराने हैं ताकि किसी को शक न हो। मसलन 18 मार्च को रूस की सरकार की वेबसाइट पर बताया गया कि पुतिन और सिर्गेई शोइगु के बीच यूक्रेन की जंग के बारे में मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग की तस्वीरें जारी नहीं की गई। उसी दिन रूस के चैनल 1 पर सिर्गेई शोइगु के एक अवार्ड फंक्शन में अवार्ड देने की खबर चलाई गई, लेकिन तस्वीर चलाई गई 11 मार्च की। लेकिन रूस के रक्षा मंत्री के करीबियों का दावा है कि 66 साल के शोइगु को दिल की बीमारी है और उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए वो मीडिया की नजरों से दूर है। मगर रूस के सरकार विरोधी मीडिया में दावा उससे बिल्कुल उलट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि यूक्रेन की जंग जीतने के लिए पुतिन का बनाया सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। दावा किया गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन के पास पुतिन का प्लान पहुंच गया और दोनों देशों ने वो प्लान यूक्रेन को बता दिया है। पुतिन का मानना है कि उसी वजह से यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ रही, क्योंकि रूस का प्लान जाने बिना यूक्रेन के उसके टॉप जनरलों को मार गिराना मुमकिन ही नहीं था। अब पुतिन का प्लान उनके वफादारों को ही पता था और यूक्रेन में रूस की छेड़ी जंग का दारोमदार सिर्गेई शोइगु पर ही है। वो ही रूस के हमले के इंचार्ज है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन को पहला शक सिर्गेई शोइगु पर ही हुआ और वो गायब हो गए। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 महीना हो चुका है, लेकिन उसके हाथ अब तक लगभग खाली हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन में रूस के करीब 1 दर्जन टॉप जनरल मारे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि यह देखकर पुतिन तिलमिला उठे हैं। उनका मानना है कि रूस के विभीषण और खराब इंटेलिजेंस इसकी जिम्मेदार है। इसलिए कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस के टॉप जासूस भी पुतिन के गुस्से का शिकार हो गए। खबर है कि पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के सीनियर अधिकारी सिर्गेई बिसिएदा को हाउस अरेस्ट करवा दिया है। 68 साल के सिर्गेई बिसिएदा 2009 से FSB की फॉरेन इंटेलिजेंस ब्रांच के प्रमुख हैं, लेकिन अब अपने घर में नजरबंद हैं। उनके साथ उनके डेप्यूटी अनातोली बाल्युक भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि बिसिएदा और बाल्युक वो 2 शख्स हैं जिन्होंने जंग में रूस के यूक्रेन पर भारी पड़ने के ऐसे बड़े बड़े दावे किए थे कि पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर धावा बोलने के ऑर्डर ही दे दिए। ऐसी भी चर्चा है कि इन्हीं दोनों ने यूक्रेन पर रूस के हमले का प्लान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। दावा किया जा रहा है कि रूस के इन्हीं दोनों जासूसों ने पुतिन को इस बात की खुफिया जानकारी दी थी कि जब रूस की सेना यूक्रेन पर धावा बोलेगी तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। बताया गया कि दोनों ने यूक्रेन के जवाब को कम करके आंका। सिर्गेई बिसिएदा ने तो पुतिन को यूक्रेन में रूस से सहानुभूति रखने वाले लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता दिया, उन्हें गुमराह किया। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इन दोनों अफसरों ने पुतिन से कहा था कि रूस बेहद जल्दी और आराम से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और उसका हमला कामयाब रहेगा। लेकिन यूक्रेन में जो हो रहा है वो सबके सामने है। माना जा रहा है कि इसी वजह से दोनों अफसरों पर गाज गिरी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस के दोनों जासूसों पर फंड का ठीक से इस्तेमाल न करने का आरोप है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अपने पुराने साथी और रूस की FSB के चीफ से भी पुतिन की अनबन चल रही है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज को राजधानी कीव से 55 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। 1 महीने से चल रही जंग के बाद भी रूस कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया और अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने उसे इस बार एक और बड़ा झटका दे दिया। कीव पर कब्जा जमाने की कोशिशों में जुटी रूसी सेना यूक्रेन के जवानों के पलटवार की वजह से पीछे हट गई।
अमेरिका ने दावा किया कि पीछे हटने से पहले रूस की सेना कीव के सेंटर से सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर दूर रह गई थी। यानी अगर रूसी सेना और ताकत लगाती तो कीव पर कभी भी कब्जा हो जाता, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने रूस के इरादों पर पानी फेर दिया। और लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन के हाथों से दूर ही रही। हालांकि उन्होंने उस पर कब्जे के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कीव को झुकाने के लिए उन्होंने अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का भी इस्तेमाल किया था। कीव से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर बेलारूस से पुतिन ने 64 किलोमीटर लंबा सेना का काफिला रवाना किया था। पुतिन के उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे, जिन्होंने कीव के पास पहुंचते ही ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। रूसी मिसाइलों की मार ने कीव शहर को उजाड़ कर रख दिया। कीव के कई इलाके तो पूरी तरह खंडहर में बदल गए, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रूस के सैनिकों को कीव शहर के पास से फिर 55 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया।